Hello everyone, I'm Kripa Sankar Pandey and you are watching Legal Narrative. Welcome back to our series on Indian polity, which is second lecture of it. In our first lecture, we have covered the historical background and the various legislative acts introduced by the Britishers that shaped the initial structure of Indian political framework, Indian polity and governance. Today, we continue our journey from where we left off. We will delve into the final phases of India's struggle for independence, the key events, figures that played a pivotal role in this struggle and the formation and functioning of the Constituent Assembly, which drafted the Indian Constitution, which is governing the largest democracy across the globe. As we जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो अपनी इंडिया है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ओल्डेस्ट अगर माना जाए तो अभी ओल्डेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी यूएसए है, लेकिन लार्जेस्ट जो डेमोक्रेसी है वो अपनी इंडिया है। अब मैं ये अपना लेक्चर स्टार्ट करूं उसके पहले मैं एक कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। उसमें से पहला अनाउंसमेंट ये है कि जो कोई भी आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को और वो अगर एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उसमें जो लॉ का पोर्शन पूछा जाता है, चाहे वो पॉलिटी का हो, कॉन्स्टिट्यूशन का हो या लीगल अवेयरनेस का हो, करंट अफेयर का हो, लीगल जर्नल एप्टीट्यूड का हो, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके रेफरेंस में, उसके फर्दरेंस में हम एक फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि एक 7 दिन का होगा। उसमें हम इन डिटेल बताएंगे कि कैसे आपको उसके सब्जेक्ट्स को टैकल करना होगा, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करो ताकि आपका पहली बात तो उसमें एडमिशन हो जाए, दूसरी चीज़ कि आपको हॉस्टल वगैरह की भी फैसिलिटी मिल जाए। अच्छा, अब रही बात, ये होगी बात एलएलबी के एंट्रेंस की। दूसरी चीज़, एलएलएम का एंट्रेंस का क्रैश कोर्स हमने ऑलरेडी पब्लिक कर दिया है, जो कि 1 जून से गूगल मीट पे चलेगा और इसका जो गूगल फॉर्म है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट के रूप में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जा कर के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 1 जून से लगा करके 12 जून तक के जो वो सेशन होने वाले हैं उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मार्क माई वर्ड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको मम्मी पापा से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर के और कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर lecture of today. Okay, so I have said earlier that in this lecture I'm going to discuss about the final phase of India's struggle for independence and the prominent figures of that time and the Constituent Assembly and the drafting of the Constitution in brief. In next video we will dive deep into the framing of the Constitution and Constituent Assembly and its various committees and their chairmen, members. So let's start with the struggle for independence. जैसे कि हम जानते हैं कि अर्ली 20th सेंचुरी में जो कि बहुत ही अपने इंडिपेंडेंस के जो मूवमेंट चल रहे थे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रही। इसमें हमारे श्री महात्मा गांधी जी का आगमन होता है, वो वेरियस मूवमेंट्स चलाते हैं। उन मूवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में कई लोगों की ये शिकायत आई कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा थी, कई लोगों की शिकायत आई कि उसमें इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा थी, तो उन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। किसी को ये ना लगे कि उनके साथ यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी हो रही है, उनके साथ वो हो रहा है कि अगर वो हिंदी मीडियम के हैं तो उनको हमारी जो सुविधाएँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक, सो लेट्स dive into the struggle for independence. Ladies and gentlemen, the early 20th century was marked by a series of events, as I earlier said,
and events that galvanized the Indian society and intensified the demands for independence. अब इसमें से कौन कौन से हैं वो आगे हम बताने वाले हैं कि among them are, हम 3 या 4 डिस्कस करेंगे जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो उसमें से नंबर 1 है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला कब से कब तक? 1920 से लगा करके 1922 तक। किसके द्वारा लेड किया गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। किसने लेड किया इसको? महात्मा गांधी। ठीक है। दिस मूवमेंट एम्ड एट, कि इसका एम क्या था? रेसिस्टिंग ब्रिटिश रूल थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। ठीक है, नॉन वायलेंट मीन्स, मार्क माई वर्ड्स, it's a massive participation for the first time from various sections of the Indian society and marked a significant shift in the Indian freedom struggle. इसके पहले जो वो नरम दल, गरम दल और एक्सट्रीमिस्ट और ये सब चल रहे थे, तो उन सबको साइडलाइन करते हुए, साइडलाइन तो नहीं, वो एक तरह से सबसाइड हो गए थे और महात्मा गांधी का जो ये मास मूवमेंट का एक दौर चला उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो क्या था ये? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922। ये क्या था? एक बहुत ही अहिंसक मूवमेंट था, लेकिन इसमें हुआ क्या कि चौरी चौरा कांड हो जाता है। गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा जगह है, तो उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी लोग को आग लगा के जला दिया जाता है और ये हिंसा का रूप ले लेता है। तो जैसा मैं बताया कि महात्मा गांधी जी ने इसको एक अहिंसक आंदोलन के रूप में चलाया था और जैसे ही हिंसा का रूप लेता है गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया था। तो ये हो गया अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कब से कब तक? 1920 से 1922। नंबर 2 इज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अभी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब से कब तक है? 1930 से लगा करके 1934 तक। 1930 से 1934 तक। ठीक। This civil disobedience movement is another crucial campaign led by Gandhi ji. ठीक। It involved the refusal to obey certain laws. Civil disobedience, हम नहीं मानेंगे, तुम्हारी बनाई लॉ को नहीं मानेंगे। इसमें ही हम गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह किया था। ठीक है। रिफ्यूजल टू ओबे द सर्टेन लॉज, डिमांड्स एंड कमांड्स of the British government of that time which are ruling our country. ठीक है। The Salt March to Dandi was notable event during this period. जैसा मैंने अभी बताया कि जो साल्ट सत्याग्रह था जिसको गांधी जी ने लेड किया था 78 या 70 अराउंड, जो उनके अनुयायी थे वो उनको फॉलो कर रहे थे। इसी के बीच में गांधी इरविन पैक्ट वगैरह होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनको हम कभी डिटेल में दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम पॉलिटी पर डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 3 आता है हमारा द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब होता है? 1942, लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ अगेन किसके? द महात्मा गांधी। दिस मूवमेंट डिमांडेड एंड एंड टू द रूल इन इंडिया। अब किसका रूल इन इंडिया? ब्रिटिशर्स का रूल इन इंडिया। ठीक है। डिस्पाइट सीवियर रेप्रेशन इट मार्क्ड ए क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। कौन? अपना ये क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा था ये? क्विट इंडिया मूवमेंट ने इतना ज़्यादा ही फोर्स कर दिया ब्रिटिशर्स को कि इनको सच में क्या करना पड़ा? इंडिया को क्विट करके और भारत को आज़ाद करके जाना पड़ा। किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता है कि होगा। ठीक है। इसमें बहुत सारा रिप्रेशन किया गया। इसी समय क्या कहते हैं, बहुत सारे एक्ट लाए गए जिसने बहुत सारे अपने बंगाल फेमाइन भी इसी टाइम पे होता है। इसके बावजूद भी हमारी इस मूवमेंट ने हमारे इंडिपेंडेंस के मार्ग को क्या किया? प्रशस्त किया। ठीक है। अब हमने स्ट्रगल्स की बात कर ली, लास्ट फेजेस की। अब हम की फिगर्स की बात करेंगे कि उस टाइम पे कौन कौन से की फिगर्स थे। तो सबसे पहले जो हमारे की फिगर्स थे जिन्होंने उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपनी इस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को लेकर के, उसमें से जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 3 मूवमेंट को लीड करने वाले महात्मा गांधी जी थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस बिकेम द कॉर्नर स्टोन ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट।
जो कोई भी था वो अहिंसा की, नॉन वायलेंस की बात करने लगा। नंबर 2, द जवाहरलाल नेहरू, अ सेंट्रल फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स। नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नंबर थर्ड पे कौन आ जाएगा हमारा? सरदार पटेल जी आ जाएंगे, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वॉज ऑल्सो नोन एज क्या? द आयरन मैन ऑफ इंडिया। पटेल वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसमें बहुत सारी क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स थे, अराउंड 560। उनका इंटीग्रेशन का काम किसने किया? हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अ प्रोमिनेंट लीडर who played a crucial role in drafting of the Indian Constitution, and he has immensely worked for the depressed classes of the Indian society. He was coming from a depressed class called Mahar, और ये उस चीज़ को जी चुके थे। तो इन्होंने बचपन से ये ठान रखा था कि हम ये जो कास्ट सिस्टम का ऑपरेशन चल रहा है, इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे, और इसी एवज में और इनको धीरे धीरे चल करके आगे जब ये बहुत ज़्यादा ऊपर पॉलिटिकल स्फेयर में बढ़े तो इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या बना दिया गया? चेयरमैन बना दिया गया। और इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नंबर 3 पे अपनी लेक्चर के, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। की फिगर हमने डिस्कस किया, स्ट्रगल डिस्कस किया, अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विद इंडिपेंडेंस इमिनेंट, इट बिकेम नेसेसरी टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द न्यू नेशन। एकदम क्लियर हो गया कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट करना पड़ेगा, इनको गवर्न कर पाना मुश्किल है, क्योंकि 1857 के बाद जो डर हुआ था वो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हुआ। और ब्रिटिशर्स को एकदम क्लियर हो गया, उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनकी पूरी पार्लियामेंट को, इवन उनकी पूरी आवाम को ये क्लियर हो गया कि अब भारत को आज़ादी दे देनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का फैसला ले लिया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पज। किस पर्पज के लिए? टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन December 9, 1946। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग किस डेट को हुई? तो क्या डेट थी? December 9, 1946। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब इस जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसका और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका कंपोजिशन क्या था, वो वर्क कैसे करती थी, तो हम नंबर 4 पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? द कंपोजिशन एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसी को कोई डाउट? तो नंबर 1, द कंपोजिशन। द असेंबली हैड कितने मेंबर? 299 मेंबर्स, इंक्लूडिंग representative from various regions, communities and political groups. Notably, it included women members and representatives of minority communities as well, reflecting India's diversity. Now we will move towards the key committees of the Constituent Assembly, which are formed to handle different aspects of the constitution and its drafting process. Number 1, the drafting committee. This drafting committee, as I earlier said, was chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar. He was one of the most important leader of that time, and this committee was very prominent and very eminent and pith and substance of the framing of the constitution. This is why the B.R. Ambedkar is called the father of the Indian constitution. किसी को कोई डाउट? Number 2, the objective resolution. This objective resolution was proposed by Jawaharlal Nehru on December 13, 1946. This resolution laid down the underlying principles and philosophy of the constitution. It was adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947. Mark my words, I'm talking about January 22, 1946, when this objective resolution was being adopted.
This is enshrined in our the constitution as in the form of the preamble of the constitution. वो we the people of India वाला preamble, वो किसका रिफाइंड वर्जन है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया था, किसने प्रपोज किया था? अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक, अब हम आ जाते हैं, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग प्रोसेस क्या था। ठीक है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेटिकुलस प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सटेंसिव डिबेट्स। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक लोगों ने मेहनत की, फिर जाकर के हमारा ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बन करके तैयार हुआ, और जो कि इतने डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया को गवर्न करता है, जिसमें वेरियस कास्ट, क्लास, इथनिसिटी, रेस के लोग रहते हैं, माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, विमेन, मेन, ट्रांसजेंडर, और बहुत सारे उसको रिप्रेजेंटेशन हमें देना पड़े। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताएंगे, तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट कितने डेज? 166 डेज स्प्रेड ओवर कितने दिन? जैसे अभी पहले बताया, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिबेट्स एंड डिस्कशन में की क्या बात आई? द डिबेट्स इन द असेंबली वर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवर्ड अ रेंज ऑफ थिंग्स, क्योंकि हमारा जो कंट्री है बहुत ब्रॉड है, बहुत डाइवर्स है। ठीक है, इंश्योरिंग दैट डाइवर्स व्यू पॉइंट्स वर कंसीडर्ड, कि कोई भैया छूट न जाए, किसी का कोई राइट इन्फ्रिंज ना हो जाए, कोई भी डिप्राइव्ड सेक्शन ना बचे। जिन लोगों को, सबको दबाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो सबको उभारने का काम, सबको इंडिपेंडेंस देने का काम किसने किया? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक, अब बन के तैयार हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमको एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क समझना है कि क्या क्या हुआ। ठीक है, अब बन के जब तैयार हो गया भैया, तो क्या करोगे? अब अडॉप्ट करोगे। तो क्या आता है? एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1946। मार्क माई वर्ड्स, नवंबर 26, 1949 को हमारा क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। एंड इट केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया भैया? 26 जनवरी 1950, जिसको हम और आप और पूरा देश, या कह लो पूरा विश्व, भारत के गणतंत्र के रूप में मनाता है। ठीक है, सो माय फ्रेंड्स, इन कंक्लूजन टू दिस लेक्चर, it can be said that the path to the independence and the formation of the Constituent Assembly were monumental steps in shaping modern India. The Indian Constitution, a result of this extensive and inclusive process, reflects the aspirations and values of the newly independent nation. Not only that, इसने जितने भी लोगों की एस्पिरेशंस हो सकती थी, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, मेजॉरिटी कम्युनिटी के थे, ट्राइबल्स थे, या शेड्यूल कास्ट थे, अदर बैकवर्ड कास्ट से थे, अपर कास्ट से थे, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के थे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के थे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के थे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के थे, हिमालय से लगा करके कन्याकुमारी तक थे, या इधर हम अगर देखें किबुत्ज से लगा करके कच्छ तक थे। सबको इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन देने का काम किसने किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।